हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 मई और आज की इस वीडियो में हम 26 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं सीपीईसी की फुल फॉर्म बनती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो परियोजना है चाइना और पाकिस्तान के बीच, इसके लिए भारत के विरोध को किस देश ने नकार दिया है? तो इसे फिर से नकार दिया गया है चाइना के द्वारा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीपीईसी ये है क्या और कहाँ स्थित है। तो यदि आप ये मैप देखेंगे, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। तो देखिए, थोड़ी इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी हम देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिमालय की कुल 4 कैटेगरी है। आप इस तरह इसे बांट सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो इधर का हिस्सा है ये कहलाता है ट्रांस हिमालय, इसके बाद फिर है वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक श्रेणी। तो ये नीचे 3 कैटेगरी हैं। ऊपर है केवल ट्रांस हिमालय, जिसे आप पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये उस पार है। तो ये तो है ट्रांस हिमालय की बात। अब यहाँ हमें मेन फोकस करना है ट्रांस हिमालय पर, क्योंकि इस ट्रांस हिमालय की भी 4 कैटेगरी है और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों कैटेगरी के नाम लिखे जाते हैं और पूछा जाता है कि इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण में यदि देखा जाए तो सबसे पहले है, चलिए मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को। ट्रिक है कलेजा पीर। कलेजा आप ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ये भारत का कलेजा है, तो कलेजा और पीर। अब इसे आप व्यवस्थित करेंगे यदि तो का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, कलेजा और पीर, यानी कि लास्ट में आता है पीर पंजाल। तो ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसे आप काराकोरम के नाम से जानते हैं, इस काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है केटू गॉडविन ऑस्टिन। और इस क्वेश्चन में हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं दैट इज सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसी काराकोरम दर्रे से होकर के गुजरती है, इसलिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम जान लेते हैं कि सीपीईसी प्रोजेक्ट ये है क्या। तो देखिए, 2014 में चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी, जिसके बाद 2017 में ये घोषणा की गई कि ये जो गलियारा है चाइना और पाकिस्तान के बीच, इसे 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके लिए $60 अरब ये खर्च किए जाएंगे। और ये खर्च करेगा कौन? ये खर्च करेगा चाइना। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो चाइना है ये पाकिस्तान में पोर्ट का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पाइपलाइन और दर्जनों फैक्ट्रियां, इसके अलावा एयरपोर्ट जैसा कार्य ये भी करने जा रहा है पाकिस्तान में। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि चाइना का एक प्रांत है जिसका नाम है काशगर प्रांत। तो यह कॉरिडोर काशगर प्रांत से होते हुए आगे काराकोरम दर्रे से निकलते हुए ये पाकिस्तान के ग्वादर को ये कनेक्ट करेगा। और भारत को इसमें आपत्ति है। भारत को क्यों आपत्ति है? तो रीज़न आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान अभी अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है, ये तो है भारत का हिस्सा। इस पर भारत ने विरोध किया, मतलब कि अपनी आवाज़ उठाई। तो चाइना ने क्या कहा कि हम आप दोनों देशों के बीच जो विवाद है इस पर नहीं बोल रहे हैं, हम तो केवल पाकिस्तान और चाइना के बीच जो आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, उसे इस कॉरिडोर के माध्यम से मजबूत बना रहे हैं। लेकिन चाइना की चाल ये तो आप समझते ही हैं। तो यह है पूरा विवाद। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी लेकिन चाइना ने इसे नकार दिया है। हाल ही में अमेरिका ने टाइग्रे संकट को लेकर के किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा ये प्रतिबंध इथियोपिया और इरिट्रिया, मतलब कि इन दोनों ही कंट्रीज पर लगाया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इथियोपिया और इरिट्रिया ये वर्ल्ड मैप में है कहाँ। तो ये जो आप अफ्रीका का मैप देख रहे हैं ये है इथियोपिया, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं। ये है सोमालिया, इथियोपिया, ऊपर में है स्थित इरिट्रिया और ये है जिबूती, जो छोटा सा आप देख रहे हैं। ये 4 कंट्रीज आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। तो ये तो है इथियोपिया की लोकेशन और इसके जस्ट ऊपर ये है इरिट्रिया। यदि आप लोगों को मालूम होगा तो इन्हीं 2 कंट्रीज के बीच पहले बहुत वाद विवाद चला करता था। वाद विवाद हम नहीं कह सकते, एक तरह की दुश्मनी चला करती थी, काफ़ी सालों से चली आ रही थी। लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज़ की जो ऐतिहासिक दुश्मनी थी, इसे ख़त्म करने में इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है अबी अहमद अली, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जिसके कारण यदि आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि 2019 का जो नोबल पीस प्राइज़ था, मतलब कि शांति के लिए जो नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था, ये इन्हीं अबी अहमद अली को दिया गया था।
तो अब हम जान लेते हैं इथियोपिया के बारे में, जहाँ से ये पूरा मुद्दा निकल करके सामने आता है। देखिए, जैसे कि हमारे ही देश में फॉर एग्जाम्पल 2 प्रमुख पार्टियां हैं, एक तो है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस। सेम वैसे आप कह सकते हैं कि इथियोपिया में 2 प्रमुख पार्टी हैं, जिसमें कि पहली तो है प्रॉस्पेरिटी पार्टी, जिससे कि ये जो अभी अहमद अली है ये इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दूसरी यहाँ की पार्टी है टीपीएलएफ। टीपीएलएफ की फुल फॉर्म बनती है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। ये है यहाँ की पार्टी। आज जो हम पूरा विवाद डिस्कस करने जा रहे हैं ये इसी टिग्रे को लेकर है। तो टिग्रे क्या एक पार्टी है या किसी स्थान का नाम है? तो देखिए, ये तो स्थान भी है। यदि आप इथियोपिया के मैप को देखेंगे, जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, इथियोपिया, इसकी कैपिटल ये है अदिस अबाबा। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, वैसे इथियोपिया में कुल 10 राज्य हैं, जिसमें कि एक राज्य इसका है टिग्रे, और टिग्रे के ऊपर क्या है अभी मैंने बताया है, ये है इरिट्रिया। तो इथियोपिया बीच में टिग्रे और ऊपर है इरिट्रिया, इन दोनों के बीच क्या पड़ता है? टिग्रे। तो टिग्रे का जो नियंत्रण है, या आप कह सकते हैं कि इसे कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पर नियंत्रण जो है ये है टीपीएलएफ पार्टी का, जो कि अभी मैंने बताई है यहाँ की विपक्ष की पार्टी है। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी अहमद अली, 2019 में जब इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो इथियोपिया की जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां होती, जैसे कि चुटपुट पार्टियां तो हर देश में ही होती हैं, ये आकर के इनकी पार्टी के साथ मिल गई। इनकी पार्टी कौन सी है? प्रॉस्पेरिटी पार्टी। इनकी शक्ति बढ़ गई थी। बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां तो इसमें आकर शामिल हो गई, लेकिन इनमें से ये जो टीपीएलएफ पार्टी थी, जो कि विपक्ष की पार्टी है, ये इसमें शामिल नहीं हुई। मतलब कि ये अभी अहमद अली को अपना नेता नहीं मानती, ये है विपक्ष की पार्टी। तो अभी अहमद अली ने इन्हें प्रस्ताव दिया कि आप भी हमारी पार्टी में आकर के शामिल हो जाइए। कहा जाए तो ये पूरे इथियोपिया में अपना एकाधिकार जमा कर रखना चाहते थे, लेकिन टीपीएलएफ ने इसका विरोध किया कि हम आप में शामिल नहीं होंगे, हम अकेले ही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह आप ही की मनमानी चलेगी। तो अब इनका एक रौद्र रूप या क्रूर रूप आप कह सकते हैं निकल करके सामने आया है। अभी अहमद अली ने क्या किया है कि यहाँ पर सेना का आक्रमण करवा दिया है टिग्रे प्रांत में। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, यदि आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो यहाँ की जो लेडीज़ हैं इनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है और बहुत बुरी स्थिति है। तो यहाँ से तो ये हमला करवा रहे हैं, और अब जो इसका मित्र बन गया है इरिट्रिया, जो ऊपर में है, ये भी ऊपर से इस पर हमला कर रहा है, जिस पर काफ़ी निंदा भी की जा रही है। तो ये था टिग्रे प्रांत का पूरा मैटर, जिस पर यह विवाद चल रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है, हाल ही में अटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान। ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान, जिसका नाम है ऐना तूफान। अटलांटिक महासागर की यदि आप लोकेशन देखेंगे, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक ओशन जो कि एस आकार की आकृति में है। तो इसे आप 2 हिस्से में बांटेंगे। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी अटलांटिक, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी अटलांटिक। और यही आप देख सकते हैं कुछ यहाँ स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। अब ये बरमूडा ट्रायंगल क्या है? तो यहाँ जो बड़े बड़े जहाज हैं ये आकर के इसमें समा जाते हैं, और इसी एरिया में ये जो पहला तूफान आया है इसे ऐना नाम दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट जिसका नाम है लीची, इसका निर्यात ब्रिटेन को किया गया है। तो लीची जो कि रिलेटेड है बिहार से, इसी का एक्सपोर्ट ब्रिटेन को किया गया है। अच्छा, इन प्रोडक्ट का जो निर्यात है ये विदेशों में क्यों किया जाता है? ताकि जब ये प्रोडक्ट विदेशों में जाएंगे, विदेश के लोग इन्हें खाएंगे, तब इन्हें आप कह सकते हैं एक तरह के अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, और जब इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वहाँ के लोग इसे पसंद करने लगेंगे, तब भारत में क्या होगा, यहाँ के जो किसान हैं इनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। तो जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि महाराष्ट्र के पालघर का जो एक जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है चीकू, इसका निर्यात भी ब्रिटेन को किया गया था। असम का एक चावल है जिसे आप लाल चावल कहते हैं, इसका निर्यात पहली बार किया गया अमेरिका को। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर है, यहाँ का जो काला नमक चावल है जिसे आप बुद्धा चावल के नाम से भी जानते हैं, इसका एक्सपोर्ट किया गया था सिंगापुर को। तो भारत अपने कुछ प्रोडक्ट का सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा है विदेशों में, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले और किसानों की आय में भी बढ़ावा हो सके। यहाँ हम बात कर रहे हैं बिहार के लीची की। इसे 2018 में जीआई टैग मिला था, और 2018 में 3 अन्य प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिला था जो कि बिहार से ही रिलेटेड हैं, मगही पान, जर्दालू आम और कटरानी राइस। यदि हम भारत में लीची के उत्पादन की बात करें तो बिहार लीची के उत्पादन में सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है ये लीची के उत्पादन के अनुकूल है। लीची का जो उत्पादन है ये वैशाली, मुजफ्फरपुर, चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मतलब कि ये आसपास वाले एरिया में इसका उत्पादन होता है। और पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो लीची के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चाइना।
बिहार की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? ये है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। बिहार जिसे हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, साथ ही एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। हाल ही में किस देश में माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है? सवाल ये है कि ये जो माउंट न्यारागोंगो है ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है कांगो गणराज्य में, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो में। तो अफ्रीका महाद्वीप में अभी हमने लोकेशन डिस्कस की थी इथियोपिया की और इरिट्रिया की। अब यही स्थित है डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, जहां ये विस्फोट हुआ है माउंट न्यारागोंगो में। यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि माउंट न्यारागोंगो कहाँ स्थित है? कांगो गणराज्य में, जहाँ ये भीषण विस्फोट हुआ है, जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं ये डर के कारण यहाँ से पलायन करने लगे हैं। अब देखिए, ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे क्या होते हैं? जिसमें कि मतलब कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कि हमेशा से ही जो विस्फोट है ये बना रहता है। यदि सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो भारत में ही इसका एक एग्जाम्पल है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार के पूर्वी भाग पर स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कि विस्फोट तो होता है लेकिन कई सालों के अंतराल तक, मतलब कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय हो गया है, विस्फोट देखने को नहीं मिला है, लेकिन चांसेस है कि आगे इसमें विस्फोट हो सकते हैं, वे कहलाते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो भारत में भी सुषुप्त ज्वालामुखी का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है नाराकोंडम ज्वालामुखी। ये स्थित है अंडमान निकोबार में। फिर तीसरा प्रकार है शांत या मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कि हजारों लाखों वर्ष से विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी विस्फोट होने का कोई संभावना नहीं है, ये कहलाते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। तो इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है, इसका जो माउंट एकांकागुआ है ये एग्जाम्पल है शांत या मृत ज्वालामुखी का। किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ इस तरह की महतारी दुलार योजना इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिन्होंने इस महामारी के दौरान अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता को खो दिया है, इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता दे रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। और अब कुछ इसी तरह की योजना है जिसका नाम है वात्सल्य योजना। इसकी शुरुआत उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, मतलब कि इस महामारी के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, तो इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 साल की आयु तक इन बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार इन सभी की व्यवस्था करेगी। साथ ही इन अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून और इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में हाल ही में ग्लेशियर फटने की घटना सामने आई थी और जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य भी है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं पिथौरागढ़, जहाँ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया, जबकि उत्तराखंड के ही नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। अगला है हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सीईओ हाल ही में राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। अब ये आरबीआई का इनोवेशन हब ये है क्या? तो इसका गठन लास्ट ईयर ही मतलब कि 2020 में ही इसे गठित किया गया था। क्यों गठित किया गया था? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। और इसके जो पहले चेयरपर्सन हैं ये क्रिस गोपाल कृष्णन बनाए गए थे। अभी इसके सीईओ बने हैं राजेश बंसल। यदि हम बात करें आरबीआई की, जो कि बैंकों का बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। हालांकि ये सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं। आरबीआई के अंतर्गत ही एक संस्था काम करती है जिसे आप एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस नाम से जानते हैं। और इसी एमपीसी के द्वारा मतलब कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2014 में जो उर्जित पटेल थे, इन्हीं की सिफारिश पर एमपीसी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य कार्य क्या है? भारत में जो मुद्रास्फीति होती है यानी कि महंगाई दर, इसका निर्धारण करना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कार्य। और हाल ही में एमपीसी के द्वारा भारत की जो महंगाई दर है ये कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? 4% ±2, मतलब कि ये कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6 हो सकती है।
अगला है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब अपने नाम किया है मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। और इन्होंने हराया किसे हैं? तो इन्होंने हराया है फेरारी के कार्लोस सेंस को। आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, हर रेस तो लुइस हैमिल्टन जीतते हैं, इस बार ये कौन से स्थान पर रहे? तो ये 7वें स्थान पर रहे हैं और विजेता रहे हैं इसमें मैक्स वर्स्टैपन। अगला है, हाल ही में किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? तो भारत में जो ताउते चक्रवात है, इसके बाद यास तूफान ने भी दस्तक दे चुकी है और इसका जो नामकरण है ये किया गया है ओमान के द्वारा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ताउते चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया है। लास्ट ईयर जो निसर्ग चक्रवात आया था इसका नामकरण बांग्लादेश ने, और जो अम्फान चक्रवात था जिससे कि भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, इसका नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा। वैसे ही इस यास चक्रवात का नाम ओमान के द्वारा किया गया है। ओमान, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है इंडिया, ये है ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट, करेंसी है ओमानी रियल। भारत और ओमान के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नसीम अल बहर, जो कि कुछ समय पहले ही भारत के गोवा में ही आयोजित की गई थी। अगला है, हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी गई है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। संजय बारू के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब का नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। और रीमा हुजा, इनकी जो किताब है इसका नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स। एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, इसे आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे ये कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 23 मई को मनाया गया है और इस दिवस का पर्पस कछुओं के संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करना है। इसी के प्रति ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी टर्टल रॉक। अच्छा, 18 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड म्यूजियम डे। 21 मई को मनाया गया है आतंकवादी विरोध दिवस और 22 मई को मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये सभी आप याद रखेंगे। और कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था अपना देश भारत। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।